हेलो एवरीवन। हम एनआईओएस की समरी कर रहे थे और मैं उस पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी अच्छे से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्राचीन काल में गुरु की क्या अवधारणा थी, ये हम देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला है, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या थी, इसको समझते हैं। भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी और गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क थी। देखिए, ये ऑन केवल टू द पॉइंट नोट किया गया है, ये हाईलाइट्स पॉइंट को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो अगर ऐसे बुक्स पढ़ना हो तो आप खुद ही उसको रीड कर सकते हो। तो देखे थे, जो गुरु होता था वो गुरुकुल का मुखिया होता था और जो गुरु का दर्जा होता था वो देवताओं से भी बढ़कर था, जो आज के टाइम में भी ऐसा बोला जाता है। पर कहीं कुछ बच्चे नहीं मानते इस बात को और कुछ टीचर्स भी ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिससे खैर छोड़िए ये सारी बातें। गुरु एक विद्वान, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुरु का प्रतीक समझा जाता था। आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट है और ये ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो आपको लिख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही बहुत ही ईजिली वे में लिखा है। बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ये L3 एज इट इज़ पूछता एग्ज़ाम में। L3 मीन्स होता क्या है, तो इसका मतलब होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, तो आपको बस इसको ऐसे ही लर्न करना है, तो ये आगे जाके आपको पता चलेगा क्या होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो अभी हम एक कोटेशन देख लेते हैं। गाइड द साइड, नो सेज ऑन द स्टेज। अर्थात वह एक साथी के समान मार्गदर्शक था, ना कि मंच पर विराजमान महात्मा। ये गुरु के बारे में बोला जा रहा है। जो गुरुकुल शिक्षा में जो गुरु था वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शक हुआ करता था, ना ही कि वो मंच पर विराजमान एक महात्मा की तरह जो बस प्रवचन देते जा रहा है और बच्चे सुनते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं गाइड द साइड, नो सेज ऑन द स्टेज। ये डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में कोटेशन दे सकता है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और मॉनिटर प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है। तो मॉनिटर प्रणाली क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। तो अभी इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। गुरु की क्या भूमिका थी तथा क्या उसके उत्तरदायित्व थे, इसको हम देखते हैं। तो गुरु की क्या भूमिका थी, पहले तो वो उपनिषद का ज्ञान देता था, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निकट बैठना, यानी कि शिक्षार्थी जो थे वो गुरु के समीप बैठ के उनसे ज्ञान लेते थे। मानियर विलियम ने उपनिषद का क्या अर्थ बताया है, परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घटित कर अंधकार को दूर भगाना है। उपनिषद का मतलब होता है, ये मानिटर विलियम का एक मतलब उन्होंने क्या कहा है उपनिषद के बारे में, उन्होंने उपनिषद का क्या अर्थ बताया है, ये एज इट इज़ कोटेशन है, तो आप इसको ऐसे ही देखिएगा। परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घटित कर अंधकार को दूर भगाना है। शंकराचार्य ने उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, अर्थात आत्मा ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। शंकराचार्य जो के अनुसार उपनिषद की विषय वस्तु क्या थी, आत्मविद्या, यानी कि आत्मा का ज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान। गुरुकुल प्रणाली में, यानी कि पहले की गुरुकुल प्रणाली में मूल्यांकन जो गुरु करता था वो सतत तथा व्यापक रूप में होता था, जिसे गुरु संचालित करता था। अब देखिए, मूल्यांकन हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मूल्यांकन होता क्या है, और मूल्यांकन सतत क्या होता है और व्यापक क्या होता है, तो ये दोनों हम आगे देखेंगे।
पर अभी हम गुरुकुल प्रणाली पर हैं, तो उसमें आप ये समझिए कि गुरु जो था वो मूल्यांकन कैसे करता था, सतत तथा व्यापक रूप से। विद्यार्थी अपना गुरु तथा शिष्य चुनने में स्वतंत्र था। जो पहले के टाइम में विद्यार्थी था वो अपना गुरु भी चुन सकता था और विषय भी चुन सकता था, उसमें इसको अधिकार प्राप्त था। गुरु के पास विशेषाधिकार था कि वह अपना शिष्य किसे चुनेगा, और गुरु के पास एक विशेषाधिकार मतलब स्पेशल राइट था कि वो अपना शिष्य किसे चुनेगा, वह वही डिसाइड कर सकता था। जी, अगर उसे कोई विद्यार्थी अच्छा लग रहा है तो उसे वह बना सकता है शिष्य, कि वह नहीं बनाएगा वो उसके टोटली उसी के ऊपर डिपेंड करता था गुरु किसको अपना शिष्य मानता है। देखिए, इस टाइम में जो गुरुकुल है वो चेंज होकर आवासीय विद्यालय के रूप में हो गई है। वही ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अपने हैंड राइटिंग में। ये गुरुकुल जो अब के टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गया है आवासीय विद्यालय के रूप में। जैसे अभी पहले गुरुकुल में जाने से पहले, गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले उपनयन संस्कार होता था। अभी क्या होता है, बच्चे जाते हैं वहीं पे रहते हैं, आवासीय विद्यालय में बच्चे जाते हैं वहीं पे रहते हैं और वहीं पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो गुरुकुल में कुछ ऐसा ही होता था, और जो अब गुरुकुल का ही एक कह जाते हैं मॉडिफाइड रूप है आवासीय विद्यालय। गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता था, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता था गुरुकुल में, जो कौन सा बच्चा आने योग्य है, कौन सा नहीं, या फिर किस कक्षा योग्य है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जो आज भी होता है। ओके। ज्ञान के सृजन, संरक्षण तथा प्रसारण में व्यस्त रखते थे, जो आज के विश्वविद्यालयों के 3 प्रकारों अध्यापन, शोध तथा प्रसारण के समान है। पहले के भी टाइम में गुरुकुलों में जो ज्ञान का सृजन करना मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाना, उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना, और उसका प्रसारण मतलब दूसरों तक पहुंचाने में बच्चे व्यस्त रहते थे। और जो आज के विश्वविद्यालय जो होते हैं वहाँ पे भी आज के टाइम में क्या होता है, अध्यापन, शोध और प्रसारण, यानी कि रिसर्च होता है, टीचिंग होती है, और प्रसारण मतलब अपने ज्ञान को एक बच्चे से दूसरे बच्चों में आप प्रसारित करना, ये प्रसारण हो गया। और भी प्रसारण के कई तरीके हैं। मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतब होते थे तथा उच्च प्रारंभिक के लिए क्या होते थे, मदरसे। तो आज भी है, मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतबों का यूज़ होता है और उच्च प्रारंभिक शिक्षा के लिए मदरसे का। शिक्षा कुरान का भाग होता था, और जो शिक्षा दी जाती थी वो एक कुरान का एक भाग ही होता था। तो हमें ये समझ में आया गुरु की क्या भूमिका थी, क्या दायित्व थे। ये हमारे इस टॉपिक में कंप्लीट होता है।